हाय एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी। सीईसी बोले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड यहाँ पर सिमिलर हाई पावर पैनल अपॉइंटमेंट करेगा टू इलेक्शन कमिश्नर की, सीबीआई डायरेक्टर की, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, विजिलेंस कमिश्नर की, एनएचआरसी चेयरपर्सन की, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ लोकपाल की। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्डिक्ट है इसको हम काफी डिटेल में कवर करेंगे। पहले एक बार हम क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। इन 2015 अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड बाय अनूप बनवाल। अनूप बनवाल ने चैलेंज किया था अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। अब यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, अनूप बनवाल। अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो आप कोट कर सकते हैं। एंड उसके बाद 2022 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच हमें देखने को मिला। और इसको हेड कर रहे थे जस्टिस के एम जोसेफ। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, जस्टिस के एम जोसेफ। और 1 मंथ तक ये सुनवाई चलती रही, मतलब जो ऑपोजिशन का आरोप था और रूलिंग पार्टी का कंसर्न था, और ये जो पर्सन है जिन्होंने चैलेंज किया था अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन। अब 1 मंथ की सुनवाई के बाद जो डिसीजन है वो रिजर्व कर लिया गया। अब यही डिसीजन हमें रिसेंटली देखने को मिला और यहाँ पर डिसाइड करा गया। अब देखिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनकी अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है, लेकिन जो रिकमेंडेड कमेटी होती है उसके बिहाफ पर यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। और यहाँ पर इस कमेटी में कौन कौन पर्सन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा तो अभी कोई है ही नहीं। तो देखिए जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में उसके जो लीडर होंगे उन्हीं को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। अब यहाँ एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा होंगे। ये तो जीबी मावलंकर की एक रिकमेंडेशन थी कि 1/10 जो भी पार्टी सीट जीत कर आएगी उसका जो लीडर होगा उसी को बेसिकली हम यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा कंसिडर करेंगे। अगर कोई पार्टी 1/10 सीट नहीं जीत पाती, जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसके लीडर को यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। तो होपफुली यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद ये तो क्लियर हो गया कि ये जो पैनल में कौन कौन पर्सन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये जो वर्डिक्ट आई है इसके साथ साथ आपको एक फैक्ट ये भी याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लॉ बना लेती है अपॉइंटमेंट को लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर यहाँ पर लॉ बन जाता है, तो उस केस में ये जो वर्डिक्ट है ये नॉट वैलिड हो जाएगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब सिमिलर सा ही सिनेरियो हमें सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के केस में देखने को मिला था। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की जो अपॉइंटमेंट होती है तो जो गवर्नमेंट है और जो ऑपोजिशन है उनके बीच में फेस्ड ऑफ देखने को मिलता है, तो वो हम काफी डिटेल में कवर करेंगे। तो ये आर्टिकल आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सीबीआई डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होती है, मतलब यहाँ पर कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा या फिर लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी एंड सीजीआई या फिर सीजीआई के द्वारा जो भी नॉमिनी करा जाता है। सीजीआई बोले तो चीफ जस्टिस जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए ये जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का ये स्टेब्लिश करा गया था सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जो 1997 में आई थी, विनीत नारायण जजमेंट। और उसके बाद द चेंज मेड टू द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 बाय द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। अब हुआ क्या 2017 में जो सीबीआई डायरेक्टर हैं, मतलब जनवरी 2017 में द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन पार्टी फेस्ड ऑफ ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार वर्मा। ये पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, इनको सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया। तो उस समय यहाँ पर जो ऑपोजिशन लीडर थे मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने कंसर्न जाहिर करा था कि जो आलोक कुमार वर्मा है इनको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है सीबीआई का, तो इनको सीबीआई डायरेक्टर क्यों बनाया जा रहा है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हुआ क्या, 24 अक्टूबर 2018 में जो आलोक कुमार वर्मा है ये लीव पर चले जाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर बनाया जाता है एम नागेश्वर राव को। और जैसी ही अपॉइंटमेंट होती है तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे इसको इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर कंसर्न जाहिर करते हैं कि ये गवर्नमेंट यहाँ पर गलत कर रही है और ये अपॉइंटमेंट बहुत ही गलत वे में की गई है। और ये सारा का सारा मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब जनवरी 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट है
वो रीइंस्टेटेड करता है आलोक वर्मा को, मतलब बहाल कर देता है। और ठीक उसके 2 दिन के बाद पीएम हेडेड हाई पावर कमेटी, और वहां पर रिमूव कर दिया जाता है, मतलब जो सीबीआई डायरेक्टर पोस्ट से रिमूव कर दिया जाता है आलोक कुमार वर्मा को। और इन पर आरोप लगाया जाता है करप्शन का, और इन्होंने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई, इस तरह के आरोप इन पर लगाए जाते हैं। और ये जो डिसीजन था, ये 2:1 था। अब 2:1 डिसीजन कैसे था, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 पर्सन थे। एक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एक ऑपोजिशन लीडर, उस समय लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर थे मल्लिकार्जुन खड़गे, एंड जस्टिस ए के सीकरी। तो इनके द्वारा यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। और होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि ये यहाँ पर अपॉइंटमेंट, मतलब ये जो हटाया जा रहा है, रिमूव करा जा रहा है, ये गलत करा जा रहा है। उसके बाद इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर बनते हैं एम नागेश्वर राव कुछ समय के लिए, और बाद में सीबीआई डायरेक्टर बनाया जाता है ऋषि कुमार शुक्ला को। और यहाँ पर भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो अगेन यहाँ पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर वायलेट कर रही है लॉ को एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को। उसके बाद देखिए सीबीआई डायरेक्टर जब 2021 में अपॉइंट करे गए थे सुबोध कुमार जायसवाल, उस समय लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर थे अधीम रंजन चौधरी, और आज भी अधीम रंजन चौधरी जी हैं। उन्होंने भी सेम सा ही कंसर्न जाहिर करा था, इवन उन्होंने डिसेंट ही कर दिया था। और आज की डेट में हम यहाँ यहाँ पर याद रखिएगा कि सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई डायरेक्टर हैं। अब देखिए हुआ क्या, ये ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं, और इनके बाद सुबोध कुमार जायसवाल जी बने थे सीबीआई डायरेक्टर। अब देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और ये यहाँ पर भी हमें एक तरह से फेज ऑफ देखने को मिला था, जो रूलिंग पार्टी है और ऑपोजिशन पार्टी के बीच में। अब जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक्ट 2003 है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो देखिए सीवीसी एक्ट 2003 स्टेट्स दैट द सीवीसी एंड द विजिलेंस कमिश्नर शैल बी अपॉइंटमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पैनल ऑफ पीएम। और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कैबिनेट मिनिस्टर से कोई पर्सन चुना जाता है। यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने चुना था होम मिनिस्टर को, एंड ऑपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा। तो ऑपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा कौन है, अधीम रंजन चौधरी जी। और हमारे देश के होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी। एंड प्राइम मिनिस्टर तो आप सब जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो उनके द्वारा यहाँ पर एक तरह से अपॉइंटमेंट करेगी सीवीसी की संजय कोठारी जी, एंड सीआईसी अपॉइंट करेंगे विमल जुल्का जी। अब यहाँ पर अगेन डिसेंट किया जो लोकसभा ऑपोजिशन लीडर थे अधीम रंजन चौधरी जी। और उसके बाद एनएचआरसी की केस में भी हमें सेम सही सिनेरियो देखने को मिला। अब देखिए एनएचआरसी की जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह से करी जाती है, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, और यहाँ पर राज्यसभा के ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, एंड लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर अधीम रंजन चौधरी, एंड राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। अच्छा, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनके द्वारा यहाँ पर चीफ ऑफ एनएचआरसी अपॉइंट करा जाता है, जस्टिस अरुण मिश्रा जी को अपॉइंट करा गया था। अब देखिए जस्टिस अरुण मिश्रा जी को जैसे ही अपॉइंट करा गया, तो उस समय काफी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा गया। और यहाँ पर अगर हम अरुण मिश्रा जी की जजमेंट्स देखें, तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर देखा जाता है कि जो इनको चीफ बनाया गया, मतलब इनकी जजमेंट कोई फेवर में नहीं थी एनएचआरसी की, अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हैं। अब देखिए सिमिलर सा ही सिनेरियो हमें यूपीए गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता था। ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी अभी बीजेपी है तो उस केस में ही हम ये सब देख रहे हैं। तो जब यूपीए रूल कर रही थी, तो सिमिलर सा ही हमें यहाँ पर कंसर्न देखने को मिला था। अब हुआ क्या था, 2010 में एक पॉलिटिकल लीडर हैं जो आज की डेट में हमारे बीच नहीं है, लेट सुषमा स्वराज जी, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन लीडर इन लोकसभा, मतलब 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड हर डिसेंट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ टेलीकॉम सेक्रेटरी पीजे थॉमस। जब पीजे थॉमस मतलब एक टेलीकॉम सेक्रेटरी थे, उनको डायरेक्ट सीवीसी बना दिया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ऐसा कहा जाता है कि जो पीजे थॉमस हैं वो काफी फेवरेट थे उस समय हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी उनके, एंड होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी के। और उसके बाद यूपी गवर्नमेंट को काफी एम्बेरसमेंट सहना पड़ा था, क्योंकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन थॉमस अपॉइंटमेंट। तो आप देख सकते हैं कि सिमिलर सा ही सिनेरियो हमें 2010 में देखने को मिला था। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर वर्डिक्ट दिया गया, और यहाँ पर अगर मान लो कि इसके बिहाफ पर कोई लॉ बनता है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ पिक्चर क्लियर होगी। अगर लॉ बनता है तो डेफिनेटली उस लॉ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और अभी के लिए यहाँ पर हम स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन होता क्या है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन, अब ऐसे समझ लो, जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन है, ये
सेंटर में जितने भी इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट करवाता है, और स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट करवाता है। जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है वो यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और पंचायत के। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब इलेक्शन कमीशन की जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी पार्ट 15 में, और आर्टिकल 324 से लेकर 329 में। अब यहाँ पर आपको काफी डिटेल में पता लग जाएगा पावर क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, टेन्योर क्या होता है, और मतलब एग्जैक्टली कंपोजिशन क्या होता है। अब अगर हम देखें, जब इलेक्शन कमीशन का प्रावधान देखने को मिला था हमारे देश के संविधान में, तो उस समय एक ही पर्सन अपॉइंट करा जाता था। अब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 3 पर्सन यहाँ पर अपॉइंट करे गए थे, मतलब एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होती थी और 2 पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट करा गया था, जब एज यहाँ पर कम करी गई थी 21 से 18 साल। अब उसके बाद 1990 में फिर एक पर्सन यहाँ पर हमें देखने को मिले थे, मतलब इलेक्शन कमीशन का एक ही पर्सन यहाँ पर सभी के सभी वर्क करते थे। और देन फिर उसके बाद 1993 पर हम देखेंगे यहाँ पर जो एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए गए थे। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो एडिशनल पर्सन हैं, अब आने वाले टाइम में मान लो कि अगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो वर्क है वो वर्कलोड काफी बढ़ जाता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट यहाँ पर 2 और 3 पर्सन को और एड ऑन कर सकता है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। ऐसा यहाँ कोई कंसर्न नहीं है, फिर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया कि कितने पर्सन होंगे, तो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर अदर पर्सन को भी एड ऑन करा जा सकता है। As per Article 324, Chief Election Commissioner and other election commissioner shall be appointed by President। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेन्योर होता है इनका 6 years का, अंटिल एज 65 ईयर। मान लो किसी पर्सन की अपॉइंटमेंट अगर 61 की एज में हुई है, तो वो 65 तक ही वर्क कर पाएगा, मतलब 4 साल के बाद उसको एक तरह से रिटायरमेंट लेनी होगी। उसके बाद द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर इज फिक्स बाय द प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 ईयर फिक्स है, और इनको कभी भी हटाया जा सकता है, और ये अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है पावर एंड फंक्शन। अब देखिए, जब इलेक्शन होते हैं तो उस समय हम थोड़ा सा यहाँ पर सुनते हैं कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आचार संहिता, आपने सुना होगा, तो एक बार आपको पावर पता होनी चाहिए। तो तीन क्लासिफाइड, मतलब तीन वे में हम क्लासिफाइड करते हैं पावर को, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल। अब देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है इसको हम पहले समझ लेते हैं। टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स, प्रिपेयर इलेक्टोर रोल्स, रिवाइज इट periodically एंड अनाउंस करते हैं डेट का, शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, उसके बाद जो नॉमिनेशन पेपर फिल कब होना है, और ग्रांट रिकॉग्नाइज करी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की, और उनको सिंबल एलोकेट करे जाते हैं, अलॉट करे जाते हैं। उसके बाद जो स्टेटस है, अगर मान लो कोई पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसको एज अ नेशनल स्टेटस भी कौन देती है, इलेक्शन कमीशन ही देता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर फॉर इलेक्टोरल मैनेजमेंट, मतलब इलेक्शन जब होते हैं तो उस समय ऑफिसर्स अपॉइंट करे जाते हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता इलेक्शन के समय में हमें देखने को मिलती है। प्रिपेयर ए लिस्ट और प्लान कंटेनिंग पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फॉर पब्लिसिटी ऑन रेडियो एंड टेलीविजन ड्यूरिंग इलेक्शन। अब आपको पता ही है, जब इलेक्शन होते हैं तो उस समय हम देखते हैं काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करी जाती है, तो वो किस वे में होनी चाहिए, मतलब एक तरह से यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को एक क्रिटिसाइज, एक यहाँ पर एक प्रॉपर मैनर में करें, ऐसे समझ लो। कोई यहाँ पर अपना जैसे एक तरह से एलिगेशन अगर लगा रही है, तो उस एलिगेशन पर भी हम देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं सही एलिगेशंस हो। होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और उसके बाद टू कैंसल पोल्स इन इवेंट ऑफ वायलेंस, बूथ कैप्चरिंग एंड अदर इरेगुलरिटीज। कई बार होता था कि आजकल तो खैर बहुत कम हमें देखने को मिलता है, और आज से बहुत साल पहले बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे, और आज की डेट में तो हम देखें कि काफी ज्यादा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा जाता है। हम देखिए यहाँ पर अगर हम एडवाइजरी कंसर्न देखें, तो उसमें आप यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसको याद रख सकते हैं। टू एडवाइज अ प्रेसिडेंट और गवर्नर रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर किसी पर्सन को हटाना है, मतलब डिस्क्वालीफाइड करना है, तो उस केस में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को एक तरह से उनको एडवाइस करा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम जो नेक्स्ट पावर है क्वासी जुडिशियल, उसको अगर समझे, ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अभी महाराष्ट्र के केस में अगर हम देखें, महाराष्ट्र में दो शिवसेना फैक्शन हमें देखने को मिल रहे थे, एक तो उद्धव ठाकरे फैक्शन, एक एकनाथ शिंदे फैक्शन। अभी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है जो एकनाथ शिंदे फैक्शन है उसी को ही ओरिजिनल शिवसेना का सिंबल जाएगा।
तो होपफुली ये तीनों पावर आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी डिटेल में हमने इस टॉपिक को कवर करा है, जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।